विष्णुपुर नाम का एक गांव था। वहां पे सास बहू शारदा अनामिका रहा करती थी। सड़क किनारे ही उनका एक बड़ा सा होटल था। होटल बहुत फेमस था। कई लोग वहां आके अपना भूख मिटाते थे, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोगों को सास बहू मुफ्त में खाना खिलाया करते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका के पति रमेश जल्दी जल्दी होटल में आते हैं। उसे देखकर अनामिका कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने हड़बड़ी में क्यों हैं? अनामिका के बातों पर रमेश जवाब देता है, अनामिका, ये होटल नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं कि ये होटल रोड पे है। ऐसा होने पे व्यापारियों का नुकसान होगा। अरे फिर तो बहुत सारे व्यापारी अपना व्यापार खो देंगे। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से लोग अपने व्यापार पे ही निर्भर करते हैं। अब क्या होगा? क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि हम सभी को कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा। कोई पैसा नहीं, हम सभी को मिलकर विद्रोह करना चाहिए। शारदा ऐसा कहती है। फिर इस विषय में वो जाके सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं और वो सभी लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिन निकलते हैं। फिर एक दिन दो आदमी मिलके एक जेसीबी ले आते हैं होटल के पास। वहां आकर वो कहने लगते हैं, कहा गया था खाली करने, फिर भी आप लोग क्यों हैं? इस बात को लेके वहां पे सभी एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम कई सालों से व्यापार कर रहे हैं। नई सड़क बनाने की यहाँ पे क्या जरूरत है? बस लॉरी सब कुछ यहाँ पे आराम से आ रहे हैं। सरकार की अनुमति के बिना आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जमींदार बाबू अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ हाईवे बनाना चाहते हैं। जो विरोध करेगा उसे सजा जरूर से मिलेगी। इस तरह चिल्ला के वो इंसान कहता है। अनामिका, शारदा, रमेश कोई भी उस बात के लिए तैयार नहीं थे। वहां बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। अधिकारियों को पता चलता है कि जो कुछ हुआ उसका कारण वही परिवार है। ये बात जाके वो जमींदार बाबू से कहते हैं। जमींदार बाबू बहुत गुस्से में कहते हैं वो उस परिवार का अंत देख के रहेंगे। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर जमींदार बाबू अनामिका के परिवार को धमकी देते हैं। अगर आप हमें धमकी देते हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम पुलिस में कंप्लेन कराएंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि पैसों के बलबूते आपको जो मन में आएगा वही करेंगे। कुछ ही दिनों में हम ये जमीन सरकार से खरीदने जा रहे हैं, समझे? इस तरह चिल्ला के कहती है अनामिका। ये सुनकर जमींदार बाबू कहते हैं, अच्छा, ऐसे कैसे? मैं भी देखता हूँ। इस तरह से कह के जमींदार बाबू वहां से चले जाते हैं। उस दिन से रोजाना उस परिवार को वो धमकाया करते थे। एक दिन रात के वक्त रमेश होटल में कुछ काम कर रहा था। अनामिका, शारदा घर लौट जाती है। उस रात अनामिका, शारदा रमेश का इंतजार करते रह गई, पर रमेश घर नहीं लौटा। उसके घर ना आने की वजह से वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। इस बीच जोरों की तूफान शुरू हो जाती है। इस वजह से उन्हें बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलता है। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन अनामिका, शारदा दोनों सुबह सुबह होटल चले जाते हैं, पर होटल पूरी तरह से ध्वस्त था और रमेश को मृत पाया गया। ये देखकर शारदा, अनामिका जोर जोर से रोने लगते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि इसके पीछे की वजह जमींदार बाबू है, पर उनकी तकलीफों का किसी को परवाह नहीं थी। कुछ दिनों के बाद वो व्यापारियों के क्षेत्रों को साफ कर देते हैं और वहीं पे रोड बनाना शुरू कर देते हैं। कई परिवार सड़क पे आ गए। किसी के बस में कुछ नहीं था, इसीलिए वो घर पर ही व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अनामिका और शारदा ने भी वही किया। दिन निकल रहे थे। एक रात एक चोर दरवाजा तोड़ के उनके घर के सारे गहने और पैसे लूट के ले गए। उनके बहुत कोशिश के बावजूद वो चोर को पकड़ नहीं पाए। जब एक दिन घर पे कोई नहीं था, उस दिन जमींदार बाबू ने उनके घर को भी पूरी तरह से तोड़वा दिया। अनामिका, शारदा जब घर लौट आते हैं, ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं। बेचारे, उनके सहायता के लिए भी कोई नहीं था। उसी गांव में वो भीख मांगने लगते हैं। उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक हो गया। वो बहुत तकलीफ में थे। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। किसी तरह वो जीवन काट रहे थे। दिन निकल रहे थे। एक दिन जमींदार बाबू उनके पास आकर कहने लगते हैं, जो मेरे साथ भिड़ने आएगा उसका यही होगा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर अनामिका, शारदा बहुत दुखी हो जाते हैं। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं।
न्यायाधीश जरूर न्याय करेंगे। उनकी बातें सुनकर जमींदार बाबू जोर जोर से हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहां से लौटते वक्त जमींदार बाबू एक एक्सीडेंट का सामना करते हैं और वहीं पे उनकी जान चली जाती है। ये देखकर सास बहू को बहुत बुरा लगता है, सोचकर कि कोसने की वजह से ही शायद उनकी जान चली गई। सासू माँ, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर ने ही न्याय किया है। इस तरह कहकर वो भी वहां से चले जाते हैं। उन्होंने अपनी गलत कर्मों की वजह से खुद ही जान गंवाई, पर जाते जाते अनामिका और शारदा के परिवार को उन्होंने गरीबी में धकेल दिया। उन दो स्त्रियों को दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला। सीतारामपुर नाम का एक गांव था। वहां पे शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा बेहद गरीब परिवार से थी। शारदा का बेटा पेशे से एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी था, इसीलिए अनामिका, जो कि बहुत ही अमीर घर से थी, वो रमेश से प्रेम विवाह कर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही निकले, फिर सास बहू के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई। अब कितनी भी पढ़ लिख लो, ये अहंकार बहुत ही बेकार है। हमारे पास जो पैसे हैं वो दूसरों की मदद के लिए है, ना कि उपहास करने के लिए। अब मैंने क्या कहा सासू माँ? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा पैसा सिर्फ मेरा है। भले ही मेरे पति की कमाई से कुछ पैसे घर की मदद के लिए हो सकता है, पर पैसे को लेकर लड़ाई क्यों? मैंने शादी के बाद सबसे पहली बात यही कही थी कि तुम दोनों को भविष्य के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए। अगर ऐसे ही खर्च करते रहे तो भविष्य में तुम दोनों के पास कुछ नहीं रहेगा। जब आपके पास कोई काम धाम नहीं होता ना, तो बस हम पे कूद जाती है। हम कमा रहे हैं तो इसे खर्च करने का अधिकार भी हमारा है। आपके पास कोई सवाल करने का भी अधिकार नहीं है। कितनी बार आपसे कहा है, पर आप तो वही की वही रहेंगी। तुम्हारे पास पैसे है तो जैसे मर्जी खर्च करेंगे, ऐसा अहंकार बिल्कुल ठीक नहीं। परसों पार्वती ने एक साड़ी पहनी थी, वो खराब है कहकर तुमने कितना उपहास किया, उसे कितना बुरा लगा होगा। हमारे पास जो है उसी से हमें खुश रहना चाहिए, पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे नीचा दिखाना बहुत गलत बात है। इसे बदल लो तो बेहतर रहेगा। आपकी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं है मुझे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही करूंगी। वैसे मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने कहा कि देखो कैसे दिख रही है। वैसे भी आपके साथ बैठ के गप लड़ाने का टाइम नहीं है मेरे पास। ऑफिस के लिए देर हो रही हूँ। ठीक है सासू माँ, अभी मैं निकलती हूँ। अनामिका फिर अपनी कार से ऑफिस के लिए चली जाती है। सासू माँ बस खड़े खड़े देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद रमेश भी ऑफिस के लिए तैयार होके बाहर निकल आता है। क्या हुआ माँ, तुम इस तरह बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारी पत्नी की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके भलाई के लिए कहती हूँ और वो नाराज हो जाती है। कितना भी कहूँ वो सुनती ही नहीं। हमारे पड़ोसियों का मजाक उड़ाती है। पैसा होने का अहंकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यही बात उसे कहती हूँ, पर मेरी बात वो सुनने को तैयार ही नहीं। तुम तो जानती ही हो माँ, बचपन से ही अमीर घर में पली बड़ी है तो उसे पैसों का घमंड है। मैंने खुद उससे कई बार इस बारे में बात की है। क्योंकि मैंने उसे प्यार किया इसीलिए उससे शादी की। धीरे धीरे मध्यम वर्ग परिवार में रहने की आदत उसे भी हो जाएगी। पता नहीं कब वो मेरी बात सुनेगी। ठीक है जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है माँ, मैं आता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन शाम के वक्त एक अनाउंसमेंट होती है। आप सभी गांव वालों को सूचित किया जा रहा है, हमारे गांव के सरपंच जी इस गांव में रेस कराने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो भी इच्छुक हो वो अपनी वाहन लाकर उसकी पंजीकरण करा ले। जीतने वाले को 1 लाख की इनाम राशि मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। माँ, तुम्हारी उम्र क्या है, कैसी बातें कर रही हो? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैंने अकेले इस परिवार को संभाला है, तुम्हें बड़ा किया है। फिर भी मेरे शरीर में बहुत ताकत है। मैं जरूर से इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। फिर तो मैं भी भाग लूंगी। मेरे में क्या कमी है? मुझे तो गाड़ी चलाने भी आती है। मुझे तो बैलगाड़ी चलाने का अनुभव है। शारदा की बातें सुनकर अनामिका हंसते हंसते पागल हो जाती है। अच्छी बात कही आपने। इस उम्र में बैलगाड़ी चला के आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है? हाँ? एक छोटा कौवा गोली के बारे में क्या जाने। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रतियोगिता तुम मेरे खिलाफ जीत के दिखाओ, फिर मानूंगी मेरे में कोई दम नहीं। अब तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, या तो आप या तो फिर मैं। माँ,
अभी भी तुम ऐसी दाव पेच को मानती हो? फिर क्यों वो आके मुझे तेवर में बात करने पे मजबूर कर देती है? किसमें कितनी काबिलियत है अब ये पता चल ही जाएगा। हाँ, अब तो किस्मत ही है। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। रविवार की सुबह सब अपने अपने वाहनों के साथ दौड़ के लिए पंचायत भवन के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच जी झंडा लहराकर रेस शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर शारदा जुड़वा बैलगाड़ी लेकर तैयार हो जाती है। उधर अनामिका भी अपनी जहाज जैसी गाड़ी को लेकर तैयार हो रही होती है। जितने लोग वहां आए थे सभी अपने वाहनों को लेकर तैयार हो गए। सरपंच जी ने जैसे ही झंडा लहराया, रेस शुरू हो गई। फिर शारदा और अनामिका दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियां दौड़ाने लगती है। अनामिका की कार बहुत महंगी होने के साथ साथ बहुत तेज चलती थी, इसीलिए वो अपनी कार को और तेज भगाए जा रही थी। पर बीच में आधे रास्ते जाके अनामिका की कार की टायर पंचर हो जाती है। अनामिका की सासू माँ अपनी बैलगाड़ी को बड़ी तेज चला रही थी। फिर अनामिका को पीछे छोड़ के वो आगे निकल जाती है और अनामिका की तरफ देखकर कहती है, अहंकार की वजह से तुम्हें लगा था कि तुम बहुत महान हो, अब तुम्हारा सारा अहंकार का चकनाचूर होने वाला है। ऐसा कहते हुए शारदा अनामिका को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है और अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाती है। अनामिका को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर वो दौड़ के अंतिम पड़ाव तक जाती है और शारदा से माफी मांगती है। सरपंच जी शारदा को रेस जीतने पर उन्हें इनाम में 1 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं। इसी के साथ सारे गांव वाले शारदा देवी की बहुत तारीफ करते हैं। फिर शारदा, अनामिका, रमेश तीनों एक साथ खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।